जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन में हमारे से किसके बारे में पूछा है, यहाँ पे वेव्स के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? वेव्स के बारे में पूछा है। अगर मैं अपने ईसीजी की बात करती हूँ, अगर मैं किसकी बात करती हूँ, यहाँ पे ईसीजी की बात करती हूँ, तो ये आपकी क्या होती है? पी वेव होती है, ये आपकी क्यू आर एस और टी वेव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीनों चीज़ों के बारे में मतलब तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि वेव्स क्या होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, सेगमेंट क्या होते हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरवल क्या होता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, जिससे हमारा जो है सारा का सारा बेसिक यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी किसके बारे में, वेव्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे वेव्स के बारे में। अब जब भी बात किसकी आती है, जब भी आपकी बात वेव्स की आती है, तो वेव्स आपका क्या होता है? अपवर्ड, और आपकी डाउनवर्ड क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, समझने की एक बार कोशिश करना, अगर डाउट लगे फिर भी मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए, मैं बात कर रही हूँ किसकी, वेव की। तो वेव क्या होगी? एक तो आपकी वेव होती है अपवर्ड डायरेक्शन में, क्या होती है आपकी? अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर। एक होती है आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक होती है आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होती है? इन दोनों को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं हम इनको? डिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन। यानी कि यहाँ पे एक वेव क्या है आपकी? अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ये वाली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होती है, और ये जो नीचे वाला होता है दैट इज नोन एज नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वेव क्या हुई? वेव आपकी कुछ भी नहीं है, वेव आपकी क्या होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, क्या होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन होती है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ किसकी, वेव की, तो इस वेव के अंदर आपका क्या होती है? देखिए, कितने टाइप की आपकी वेव होती है, जिसमें हम किसकी बात करेंगे? एक तो हो गई आपकी पी वेव। ठीक है, क्या होती है आपकी? पी वेव। एक होता है आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? एक आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और एक होती है आपकी टी वेव। मैं सिर्फ वेव की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? वेव की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या है? एक हो गया आपका पी वेव, एक हो गया आपका क्यू आर कॉम्प्लेक्स, और एक होती है आपकी टी वेव। सबको पता है ईसीजी के बारे में, और मैंने आपको ये जो है बार बार मैं इस डायग्राम को बना भी देती हूँ। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा-सा ईज़ी रहे। तो अगर मैं किसकी बात करती हूँ, पी वेव की बात करती हूँ, तो ये जो पी वेव आती है, ये आपकी किसकी वजह से आती है? एट्रियल सिस्टोल की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? एट्रियल सिस्टोल की वजह से आती है। ठीक है, और सिस्टोल को आप डीपोलराइजेशन भी यहाँ पे बोल सकते हो। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है। इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखिए 3 वेव होती है। एक तो वेव हो गई आपकी कौन-सी? एक तो हो गई आपकी क्यू वेव, एक हो गई आपकी आर, और एक हो गई आपकी एस। तो जो आपकी इसमें क्यू वेव होती है, जो आप इसकी जिसमें आपकी क्यू वेव होती है, ये आपका क्या होती है? फर्स्ट फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन वेव होती है। क्या होती है? फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, और अगर मैं आर वेव की बात करूं, तो आर वेव आपकी फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। और अगर मैं एस वेव की बात करूं, तो एस क्या है आपकी? सेकंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। सेकंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। तो इसके बारे में आपको ये सारी चीजें, गुड इवनिंग बेटा सोनम, इसके बारे में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी टी वेव होती है, ये किसकी? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से होगा, तो जो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो क्यूआरएस आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से यहाँ पे हुआ है। जय जय श्री कृष्णा बेटा। और अगर मैं बात करती हूँ टी वेव की, तो ये टी वेव जो आती है, ये आपके वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर आपके डायस्टोल की वजह से ये वेव आती है। अब हमें ये पता चल गया कि वेव हमारी 3 होती हैं, पी, क्यूआरएस और टी वेव होती है। और हमें ये भी पता चल गया कि पी वेव आपके एट्रियल सिस्टोल होंगे तो आएगी, क्यूआरएस आपकी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होंगे तो आएगी, और आपकी टी वेव आपके वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होगा तो आएगी। अब इसके अंदर एक चीज पूछी जाती है, क्या? टाइमिंग। क्या पूछी जाती है? टाइमिंग के बारे में भी आपको क्या होना चाहिए? यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सी वेव का कितना टाइम यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, जितने बच्चे अभी, गुड इवनिंग बेटा, जितने बच्चे अभी जो है क्लास देख रहे हैं, उनको समझ में आया? मैं समझा रही हूँ वेव क्या होते हैं, सेगमेंट क्या होते हैं, और आपका इंटरवल क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने वेव की यहाँ पे बात की है। राम राम बेटा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले वेव की बात की। अब मैं देखो, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कि आपकी जो पी वेव होती है, इसकी टाइमिंग होती है 0.06 से लेके 0.12 सेकंड की। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की टाइमिंग होती है 0.04 से लेके 0.10 सेकंड का, और टी वेव होता है आपका 0.16 सेकंड का।
ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए रिगार्डिंग आपकी वेव्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे बात कर ली। अभी भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मैं आपको जो है एक चीज़ ये बता देती हूँ कि जब भी आपके क्या है, जब भी आपके एट्रिया ये एट्रिया है, जब भी आपके एट्रिया सिस्टोल होते हैं या एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या डीपोलराइजेशन होता है, तब आपकी कौन-सी वेव आती है? पी वेव आती है, ठीक है? जब भी आपके वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे, तब आपकी कौन-सी वेव आती है? तब आपकी आती है, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा नेगेटिव डिफ्लेक्शन कर देती हूँ और देन उसके बाद क्यूआरएस वेव, ठीक है? तो ये आपकी कौन-सी वेव होगी? क्यूआरएस, ठीक है? क्यूआरएस। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे आती है। जब ये वेंट्रिकल यहाँ से क्या होते हैं? डायस्टोल होते हैं। जब क्या होता है वेंट्रिकल का? डायस्टोल होगा, तब आपकी वेव आती है यहाँ पे टी वेव। ये कौन-सी वेव है? टी वेव, ठीक है? तो ये हमने सिर्फ वेव की बात की है और हमने इनकी टाइमिंग के बारे में यहाँ पे बात कर ली। किस बुक से पढ़ा रहे हो मैम? किसी बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ बेटे, ये मेरे खुद के ही जो है नोट्स हैं, जो मैंने अपने प्रिपेयर किए हैं, ठीक है? कोई बुक वुक जहाँ पे जो है कोई प्रेफ़रेंस यहाँ पे बुक की नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क किससे हमारा कौन-सा सिस्टोल होता है, उसकी टाइमिंग क्या होती है। चलिए, अब हम एक और चीज़ की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे? सेगमेंट की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? सेगमेंट की। अब देखो, ये आपकी ये जो आपकी वेव बनती है, ठीक है? जैसे कि मान लो बोला पी वेव होती है, फिर उसके बाद क्यूआरएस वेव होती है, देन उसके बाद टी वेव होती है। तो सेगमेंट क्या होते हैं? देखिए, सेगमेंट आपके जो ये वेव्स है ना, जो ये वेव्स हैं, इन वेव के बीच में जो ये लाइन है ना, आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन, इनको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? 2 वेव के बीच में, ठीक है? क्या बोला आपने? प्लीज़ किसके लिए बोला है बेटा? किस बुक से पढ़ा रहे हो? नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये क्या ध्यान रखना है कि जो ये आपकी आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन है, ये क्या है आपकी? पेन को थोड़ा-सा कम कर लेती हूँ। ये जो आपकी क्या है यहाँ से आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन है, आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन है या फिर आप इनको बोल सकते हो फ्लैट लाइन। क्या है ये? हमारी फ्लैट लाइन है। तो इन लाइन को हम क्या बोलते हैं? 2 वेव्स के बीच में जो आपका लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं क्या? सेगमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है? अब आपको सबको पता है कितने सेगमेंट होते हैं हमारे। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे जो सेगमेंट है वो है हमारा किस-किस के बीच में? पी वेव और हमारे किसके बीच में है? आर वेव के बीच में है, ठीक है? तो ये वाला जो है आपका जो ये वाला सेगमेंट है, ये जो पी और इसके बीच में इसके बीच के जो सेगमेंट है ये वाला, ये हमारा कौन-सा सेगमेंट होता है? ये होता है हमारा, हाँ, बताइए कोई जो है डाउट अगर यहाँ तक लग रहा है, यहाँ पे अगर कुछ डाउट लग रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि हमारे जो है सेगमेंट हमारे कौन से होते हैं। तो हमारे पीआर सेगमेंट होता है, एसटी सेगमेंट होता है, ठीक है? तो कौन-कौन सा सेगमेंट है? ये वाला आर वेव है, ये वाली पी वेव है। तो एक तो हमारा सेगमेंट हो गया कौन-सा? पीआर सेगमेंट। कौन-सा सेगमेंट होता है? पीआर सेगमेंट, ठीक है? सेकंड अगर मैं सेगमेंट की बात करती हूँ यहाँ पे एक होता है आपका एसटी सेगमेंट। क्या होता है? एसटी सेगमेंट। और थर्ड जो सेगमेंट होता है ये होता है आपका क्यूटी सेगमेंट। कौन-सा होता है आपका? क्यूटी सेगमेंट, ठीक है? क्यूटी सेगमेंट। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा ईसीजी का क्या हो गया? सेगमेंट की हमने यहाँ पे बात कर ली है, ठीक है? तो ये हमने किसके बारे में बात कर ली? सेगमेंट के। एक लास्ट हमारा क्या है? एक लास्ट हमारा होता है इंटरवल। क्या होता है? इंटरवल, ठीक है? सेगमेंट हमेशा ध्यान रखना, जो ये सेगमेंट होता है ना, ये जो सेगमेंट होता है ये हमेशा किसको बताता है? टाइम को बताता है। टाइम को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? अब टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? कि टाइम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब भी आपकी ये पी वेव आती है और उसके बाद आपकी क्यूआरएस वेव आएगी ना, ये वाली जो है, ये वाला जो टाइम ये बता रहा है, ये क्या है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक वेव खत्म होने के बाद जो दूसरी वेव शुरू होती है तो उसमें कितना टाइम यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? तो ये हमारे इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है और इस टाइम पे कोई भी नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है? तो कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती है। तो ये हमारे किसके बारे में हो गए? सेगमेंट के बारे में हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ किसके बारे में? इंटरवल के बारे में। तो इंटरवल में हमारा कितने इंटरवल होते हैं? सबको पता है इंटरवल क्या होता है? इंटरवल होता है या तो क्या हो? एक वेव हो और प्लस एक सेगमेंट हो, ठीक है? तो एक वेव और एक सेगमेंट को हम बोलते हैं इंटरवल। क्या बोलते हैं? इंटरवल। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरवल की बात करती हूँ तो यहाँ पे कौन-कौन से इंटरवल होते हैं? यहाँ पे आपका एक होता है पीआर इंटरवल, ठीक है? कौन सा इंटरवल होता है? पीआर इंटरवल। एक आपका होता है आरआर इंटरवल। कौन सा इंटरवल होता है? एक आरआर इंटरवल और एक होता है क्यूटी इंटरवल। क्या होता है? क्यूटी इंटरवल, ठीक है? तो ये सारे इंटरवल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका इंटरवल है वो आपका पीआर इंटरवल है। क्या है? पीआर इंटरवल। और कौन सा होता है पीआर इंटरवल आपका? पीआर इंटरवल होता है आपका ये वाला इंटरवल।
देखिए ये पी वेव है और ये आर वेव है। तो यहाँ से लेके आपका जो ये जो यहाँ से लेके आपका पी और इसके आर वेव का जो है इतना क्या होता है, आपका पी आर इंटरवल होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ नॉर्मल पी आर इंटरवल आपका कितना होता है, ये होता है 0.112 से लेके 0.20 सेकेंड का होता है। ठीक है, ये वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो है आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि बताओ आपका जो पी आर इंटरवल है, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो आपका पी आर इंटरवल है इसका कितनी वैल्यू बताई मैंने, 1-2 से लेके 0.20 सेकेंड की बताई। इसमें ये दो चीज पूछ सकता है कि अगर ये इंटरवल आपका 0.12 सेकेंड से कम हो जाए, एक तो चीज हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि ये इंटरवल आपका 0.20 सेकेंड से ज्यादा हो जाए। ये दो कंडीशन यहाँ पे अराइज हो सकती है। ओके मैम, नेपाल से, ओके नेपाल से हो आप, ओके। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है पी आर इंटरवल में। इसका ये नॉर्मल जो है इंटरवल होता है 0.12 से लेके 0.20 सेकेंड। अगर ये पी आर इंटरवल जो है लेस देन 0.12 से सेकेंड से कम हो जाता है तो यहाँ पे एक डिजीज हो जाती है। कौन सी हो जाती है? जिसको आप बोलते हो WPW। क्या बोलते हो? WPW सिंड्रोम। ठीक है, और ये WP सिंड्रोम क्या होता है? इसको बोलते हैं वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ये सिर्फ तब देखा जाएगा जब आपका पी आर इंटरवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कहीं डाउट है तो वहां पे आप पूछ सकते हो। और अगर ये इंटरवल आपका 0.20 सेकंड से ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे किसके चांसेस हो जाते हैं? हार्ट फेलियर के या हार्ट ब्लॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने की आपकी जो है ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। और इसको अगर मैं बोलूं तो ये क्या है आपका? दैट इज नोन एज वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ठीक है, वाइट सिंड्रोम। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका पी आर इंटरवल बढ़ता है, ठीक है, मान लो ये आपकी पी वेव है, ये आपकी क्यू आर एस वेव है और ये आपकी टी वेव है। तो जब भी आपका ये पी आर इंटरवल ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये जो वेव आपको दिख रही है ना, तो यहाँ पे ज्यादा पी आर इंटरवल में कितना पी आर इंटरवल? मैंने बोला लेस देन 0.12 सेकेंड से जैसे ही ये इंटरवल कम होगा तो यहाँ की जो वेव है ना, ये जो वेव ऐसे बन रही है, तो आपको ये वाली वेव दिखाई नहीं देगी। आपको क्या होगा, यहाँ से एक डेल्टा वेव आएगी और ऐसे क्यू आर एस वेव बन के और ऐसे हो जाएगी। तो ये जो आपको डेल्टा वेव दिख रही है, ये जो डेल्टा वेव दिख रही है, तो ये डेल्टा वेव किस में मिलती है? ये डेल्टा वेव आपके WPW सिंड्रोम में मिलती है। ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को आपको जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया किसके बारे में मैंने बताया यहाँ पे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हो सकता है अभी बच्चों को लग रहा है कि मैम का जो है पढ़ाने का जो है थोड़ा सा तरीका कैसा है, वो मुझे जो एक बार बता दो आप लोग, कि आप लोगों को जो है कैच कर पा रहे हो या समझ में आ जाती हैं चीज़ें, है ना, ताकि हम थोड़ा सा फिर और दूसरे तरीके से चले। देखिए ये है आपका क्या, ये है आपका हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद है आपका क्या, आपके वेंट्रिकल्स। ठीक है, इस वेंट्रिकल्स के अंदर हमें पता है कि जो आपका राइट एट्रियम होता है, ठीक है, आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होते हैं? यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं। यहाँ पे कितने वॉल होते हैं? दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल। कौन से होते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। और यहाँ पे आपके क्या होते हैं? बाइकस्पिड वॉल होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? मिट्रल वॉल भी बोलते हो। तो जब भी आपका ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, तो जब भी आपका क्या होता है, देखिए यहाँ से एक चीज समझने की है कि जब भी आपकी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, जब भी आपका ये ब्लड है जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, तो ये जो दोनों वॉल्व है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये क्या हो जाएंगी? यहाँ से क्लोज हो जाती है। क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। तो जब भी ये क्लोज होती हैं, ये वॉल कौन सी क्लोज, ये वाली कौन सी क्लोज वॉल्व हुई है? इनको हम बोलते हैं एवी वॉल्व। क्या बोलते हैं? एवी वॉल्व, क्योंकि ये वॉल्व आपके अट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो जब भी ये वॉल्व यहाँ पे क्लोज होती हैं तो यहाँ से एक साउंड सुनाई देती है, जिसको आप बोलते हो S1 साउंड। कौन से साउंड बोलते हो? S1 साउंड। आपको ये ध्यान रखना है कि ये साउंड आपकी हमेशा नॉर्मल साउंड होती है। कौन सी होती है? हमेशा नॉर्मल साउंड होती है। एक आपको याद रखना है, ये साउंड आपकी हाई पिच्ड साउंड होती है। कौन सी साउंड होती है? हाई पिच्ड साउंड होती है। तीसरी आपको ये चीज याद रखनी है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये स्टेथोस्कोप है ना, ये जो हमारा स्टेथोस्कोप है, इस स्टेथोस्कोप के दो पार्ट होते हैं। ये जो बड़े वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डायफ्रम। क्या बोलते हैं हम इसको? डायफ्रम। और जो ये छोटे वाला पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं बेल। तो जब भी हमें हाई पिच साउंड सुननी है तो हम किससे सुन सकते हैं? हमारे स्टेथोस्कोप के डायफ्राम से सुन सकते हैं। लेकिन जब भी हमें लो पिच साउंड सुननी होती है तो लो पिच साउंड होगी
वो आपकी किसकी वजह से सुननी पड़ेगी, बेल की वजह से। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर आपको लो पिच साउंड, अगर आपको क्या करनी है यहाँ पे लो पिच्ड साउंड सुननी है तो आप किससे सुनते हो, बेल से सुनते हो। और जब भी आपको हाई पिच साउंड सुननी है, जब भी आपको हाई पिच्ड साउंड सुननी है तब आप किससे सुनोगे, डायफ्राम से सुनोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि ये दोनों वॉल्व क्लोज होने के बाद आपकी कौन सी साउंड आती है, S1 साउंड आती है। ये आपकी नॉर्मल साउंड होती है, हाई पिच साउंड होती है। और आप ये स्टेथोस्कोप के किससे सुन सकते हो, आप स्टेथोस्कोप के डायफ्राम से सुन सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके बारे में है, हमारे जो है S1 साउंड के बारे में है। सेकंड अगर मैं किसकी बात करती हूँ, S2 साउंड की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, ठीक है, किसकी बात करेंगे, S2 साउंड की अगर मैं बात करती हूँ तो S2 साउंड हमारी कहाँ से आती है, ये आपके क्या है, राइट वेंट्रिकल है और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। सबको पता है कि जो आपका राइट वेंट्रिकल है यहाँ से आपकी निकलती है। ठीक है, यहाँ से आपकी क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी। ये जाती है आपकी, ये किसको जाती है, लंग्स को जाती है, किसको, इसलिए इसका नाम क्या है आपकी पल्मोनरी। ठीक है, ये वाली है। इस यहाँ से आपकी क्या निकलती है, यहाँ से आपका आयोटा निकलता है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या निकलता है, आयोटा निकलता है। तो इन दोनों के बीच में भी क्या होती है, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होती है, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होती है, वॉल्व प्रेजेंट होती है। तो ये वाली जो है इसको तो आप बोलते हो आयोटिक वॉल्व, क्या बोलते हो, आयोटिक वॉल्व। और इसको आप बोलते हैं पल्मोनिक वॉल्व, क्या बोलते हैं, पल्मोनिक वॉल्व। या फिर इन्हीं वॉल्व का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज नोन एज सेमी लूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं हम इसको, इन्हीं वॉल्व का नाम होता है आपका दैट इज नोन एज सेमी लूनर वॉल्व। क्या होता है आपका, सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, तो जब भी ये सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होती है, ठीक है, जब भी ये क्लोज होती है तो कौन सी साउंड आती है आपकी, तब आएगी आपकी S2 साउंड। कौन सी साउंड आती है, S2 साउंड। और ये S2 साउंड भी आपकी नॉर्मल साउंड होती है। कौन सी साउंड होती है, नॉर्मल। ये भी आपकी हाई पिच्ड साउंड होती है। कैसी होती है, हाई पिच्ड साउंड। ठीक है, अच्छा वहां पे मैं एक चीज बताना भूल गई हूँ, ये वाली जो साउंड होगी आपकी S1 साउंड होती है, ये आपकी लब साउंड होती है। कौन सी साउंड होती है, लब साउंड होती है। और जो ये वाली S2 साउंड होती है, ये आपकी कौन सी साउंड होती है, डब साउंड होती है। ठीक है, और ये भी आपकी, इसको भी आप स्टेथोस्कोप के डायफ्राम से सुन सकते हो। किससे सुन सकते हो, स्टेथोस्कोप के डायफ्राम से सुन सकते हो। तो ये चीजें हैं हमारे किसके बारे में, S1 और S2 साउंड के बारे में। ठीक है, अगर मैं अब एक चीज बताती हूँ, ये कौन सी थी, हमारी डब साउंड, जो कि हमारी S2 साउंड थी। एक आपकी होती है S3 साउंड। कौन सी साउंड होती है, S3 साउंड। S3 साउंड जो होती है ये आपकी एबनॉर्मल साउंड होती है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो एबनॉर्मल साउंड है, एथलीट के अंदर ये साउंड नॉर्मल होती है। क्या होती है, एथलीट के अंदर ये साउंड क्या होती है, यहाँ पे नॉर्मल होती है। ठीक है, दूसरी अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये लो पिच साउंड है। ये कौन सी साउंड होती है आपकी, लो पिच्ड साउंड होती है। इसीलिए हम इस लो पिच साउंड को किससे सुनेंगे, बेल ऑफ स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो साउंड सुनाई देती है वो आपको कौन सी सुनाई देती है, सबसे पहले आपकी लब आएगी, फिर आपकी डब आएगी और उसके बाद आएगी आपकी टा। तो ये जो आपकी टा साउंड है वो आपकी S3 साउंड की वजह से होती है। अगर मैं इसकी S3 साउंड की बात करती हूँ तो ये आपके क्या है, ये आपके एट्रियम है और एट्रियम के बाद ये जो है आपका वेंट्रिकल है। अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी वजह से मान लो इधर से आपकी जो है लंग्स से जो पल्मोनरी वेन आ रही है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है या फिर आपके सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से जो यहाँ से ब्लड आ रहा है, तो ये जो आपका ब्लड आ रहा है, अगर किसी वजह से ऐसा हो रहा है कि आपके जो है अट्रिया की रैपिड फीलिंग हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे, अगर अट्रिया के अंदर रैपिड फीलिंग हो रही है, आपको क्या याद रखना है, अगर इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे रैपिड फीलिंग हो रही है अट्रिया की, रैपिड फीलिंग हो रही है अट्रिया की, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है, यहाँ पे जो क्या लगता है, फोर्स लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है रैपिड फीलिंग ऑफ अट्रिया की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, एक साउंड सुनाई देती है जो कि हमारी क्या होती है, S3 साउंड होती है। तो इसीलिए हम इस वाली साउंड को S3 साउंड को हम क्या बोलते हैं, एट्रियल, क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, एट्रियल गैलप, क्या बोलते हैं, एट्रियल गैलप। सॉरी, एक चीज जो है यहाँ पे एक वो हो गया है, इसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर गैलप। क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, वेंट्रिकुलर गैलप। ठीक है, क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर गैलप। क्यों, क्योंकि जो आपकी S3 साउंड होती है, जो आपकी S3 साउंड होती है वो आपके एट्रियम की वजह से नहीं, आपके किसकी वजह से होता है, वेंट्रिकल की फीलिंग की वजह से होता है। ठीक है, रैपिड फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल की वजह से होता है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो ये जो आपके वेंट्रिकल है ना, यहाँ पे फीलिंग हो जाती है बहुत ज्यादा वेंट्रिकल फीलिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकल फीलिंग होती है। तो इस वेंट्रिकल के फीलिंग की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं S3 साउंड, जो कि कौन सी होती है आपकी, इसी को हम वेंट्रिकुलर गैलप भी हम इसी का नाम होता है। एक साउंड होती है आपकी कौन सी साउंड, S4 साउंड। ठीक है,
S4 साउंड भी आपकी क्या होती है, एबनॉर्मल होती है। क्या होती है आपकी, एबनॉर्मल साउंड होती है। ये भी आपकी लो पिच्ड साउंड होती है, इसीलिए हम इसको किससे सुनेंगे, इसको भी हम बेल से सुनते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली जो साउंड होती है ये आपकी S1 से पहले आती है, ठीक है, बिफोर S1। तो जो S4 साउंड आएगी, S4 साउंड आएगी, ये आपकी पहली आएगी S1 से, इसीलिए इसमें आपको कौन सी साउंड सुनाई देगी, पहले टा, देन उसके बाद लब, देन उसके बाद डब, ठीक है। तो टा लब डब ऐसी साउंड जो है यहाँ पे आती है। और जो S4 साउंड आती है ये आपके एट्रियम के फीलिंग, रैपिड फीलिंग ऑफ एट्रियम की वजह से आती है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको बोलते हैं एट्रियल गैलप। क्या बोलते हैं, एट्रियल गैलप, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर गैलप और इसको हम बोलते हैं एट्रियल गैलप। तो ये आपकी सारी की सारी किसके बारे में थी, आपकी साउंड के बारे में थी, जिसमें हमने देखा क्या क्या चीजें देखी हमने यहाँ पे देखा हमारी S1 साउंड, नॉर्मल साउंड, S1 और S2 साउंड आपकी नॉर्मल साउंड होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है, एबी वॉल्व है, उनके बंद होने की वजह से पहली साउंड आएगी, हाई पिच साउंड होगी और डायफ्राम से हम इसको सुन सकते हैं। और कौन सी साउंड होती है, ये लब साउंड होती है। फिर हमने इसकी बात कर ली, हमने फिर S2 की बात कर ली, कहाँ से कहाँ कैसे होती है। फिर हमने S3 साउंड की बात कर ली, जिसको हम वेंट्रिकुलर गैलप के नाम से जानते हैं। और फिर हमने S4 साउंड की यहाँ पे बात कर ली है, ठीक है। हमारे हार्ट की हमने अभी अभी साउंड पढ़ी कि हमारे हार्ट में नॉर्मल साउंड होती है, S1 होगी, S2 हो गई, S3 एथलीट में नॉर्मल होती है, अदरवाइज एबनॉर्मल मानी जाती है। S4 भी आपकी नॉर्मल साउंड होती है, ठीक है, S4 भी एबनॉर्मल साउंड होती है। अब अगर मैं बात करती हूँ, देखिए दो वर्ड है यहाँ पे, एक तो है आपका मरमर, क्या है यहाँ पे, सॉरी, एक तो क्या है आपका, एक तो है आपका मरमर और एक है आपका टर्बुलेंट। एक क्या है आपका, टर्बुलेंट, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है एक ही बात है। मरमर साउंड होती है, एबनॉर्मल साउंड होती है, लेकिन नॉइसी साउंड होती है। कैसी साउंड होती है, नॉइसी साउंड होती है, ठीक है। लेकिन ये नॉइसी साउंड किसकी वजह से होती है, इस टर्बुलेंट फ्लो की वजह से होती है, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो की वजह से जो नॉइसी साउंड आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डियक मरमर साउंड और टर्बुलेंट साउंड। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताती हूँ आपको, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये मरमर साउंड क्यों आती है हार्ट के अंदर और क्या रीजन है इस मरमर साउंड का। तो देखिए यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ, यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि ये आपकी क्या है, ये आपकी ब्लड वेसल है। ये क्या है, आपकी ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो आपका ब्लड फ्लो होता है ना, वो आपका लेमिनार ब्लड फ्लो होता है। कैसा ब्लड फ्लो होता है, दैट इज नोन एज लेमिनार ब्लड फ्लो। क्या क्या होता है, लेमिनार ब्लड फ्लो। ये लेमिनार ब्लड फ्लो का मतलब ये होता है कि जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं, WBC हैं और आपकी प्लेटलेट्स हैं, वो चलती हैं सेंटर में। कहाँ चलती हैं, ऐसे फ्लो में चलती है। कैसे चलती हैं, फ्लो में चलती है, ठीक है, यहाँ से चलती है। यानी कि रेड ब्लड सेल्स और ये सारी फ्लो में चलती है, एक दूसरे के साथ ये चिपकती नहीं है। और जो आपका प्लाज्मा है, ठीक है, जो आपका प्लाज्मा है वो चलता है आपका साइडों में। प्लाज्मा आपका कहाँ चलता है, साइडों में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लेमिनार ब्लड फ्लो। क्या बोलते हैं, लेमिनार ब्लड फ्लो। तो जो आपकी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, उनके अंदर जो आपका फ्लो चलता है ना, वो आपका कैसा चलता है, लेमिनार ब्लड फ्लो चलता है, ठीक है। यानी कि जो आपकी आरबीसी है वो तो चल रही है, सारी की सारी सेल्स आरबीसी WBC वो एक फ्लो में चल रही है, ये रुकती नहीं है ना, आपस में चिपकेंगी और बहुत आराम से फ्लो में चलती है। और जो प्लाज्मा है वो आपका चलता है पेरिफ्री पे, यानी कि जो है उसमें क्लोटिंग फैक्टर है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि टर्बुलेंट ब्लड फ्लो का मतलब क्या है, अब देखो मान लो यही अगर आर्टरी आगे जाके कन्वर्ट हो जाए और ये आर्टरी किस में कन्वर्ट हो जाए, इस तरीके से हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो ये आर्टरी क्या है, देखो इस आर्टरी की अगर मैं ऐसे से बात करूं, ठीक है, अगर ये ऐसे है, ठीक है, या फिर इसमें ब्लॉकेज हो जाए या टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, तो एक तो यहाँ का जो साउंड आएगा, एक तो यहाँ का जो नॉर्मल स्मूथली एक चीज चल रही है इसका साउंड आएगा। एक जब भी आपका ब्लड जो है, जब भी आपका ब्लड ऐसे कंजस्टेड एरिया में से निकलता है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, यहाँ पे कोई रुकावट हो गई, तो ये वाला जो ब्लड फ्लो होता है ना, ये जो रुकावट वाला ब्लड फ्लो होता है, इसको हम बोलते हैं टर्बुलेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंस। इसको हम बोलते हैं टर्बुलेंस, ठीक है। तो ये होता है हमारा टर्बुलेंट या कार्डियक मरमर। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हार्ट में कोई जो है ऑब्स्ट्रक्शन होगी, कोई ब्लॉकेज होगी, जहाँ पे भी हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो हमने बात की थी, अगर उन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर स्मूथली ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई रुकावट है कोरोनरी आर्टरीज में, तो वहाँ पे आपको क्या सुनाई देगी, टर्बुलेंस सुनाई देगा। जैसे एरोप्लेन में भी हम जब बैठते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि एरोप्लेन के अंदर पहले से ही सब कुछ इस तरीके से सेट होता है कि जो एरोप्लेन है वो क्या हो जाता है, स्मूथली उड़ता है ना,
स्मूथली उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है, स्मूथली लैंड करता है, इसको हम बोलते हैं लैमिनार, इसको हम बोलेंगे लैमिनार। लेकिन अगर जो है वो थोड़ा सा ऐसे हो जाए तो उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंस आ गया, है ना, बोलते हैं ना टर्बुलेंस आ गया। तो सेम हमारे यहाँ पे भी चलता है। तो जब भी जहाँ पे भी टर्बुलेंस होगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा, नॉइसी साउंड आएगी। क्या आएगी, नॉइसी साउंड आएगी। और इसी नॉइसी साउंड को हम बोलते हैं मरमर साउंड। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, दैट इज नोन एज मरमर साउंड। तो ये चीज आपको यहाँ पे ये रखनी है ध्यान, ठीक है। हमारी जितनी भी हमारी हार्ट की डिजीज होती है ना, उनको हम बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज इस्चेमिक हार्ट डिजीज। क्या बोलते हैं, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, ठीक है। या तो आप इसको इस्चेमिक हार्ट डिजीज बोल सकते हो, या आप इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या फिर शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको सीएडी भी लिख सकती हूँ। अब आपका जो इस्चेमिक हार्ट डिजीज होता है ना, इसमें आपकी क्या होती है, इसमें आपकी 3 डिजीज होती है। ये जो आपकी इस्चेमिक हार्ट डिजीज होती है ना, इसमें आपकी सबसे पहली जो डिजीज आती है वो आती है आपकी अथीरोस्क्लेरोसिस। कौन सी आती है, अथीरोस्क्लेरोसिस। उसके बाद अगर ये ट्रीट नहीं हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइना पेक्टोरिस में। अगर इसको भी ट्रीट नहीं किया गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन में, ठीक है। किस में चेंज हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन में। तो इस वे से चलता है हमारी कौन सी डिजीज, इस्चेमिक हार्ट डिजीज। अथीरोस्क्लेरोसिस की मैं अगर बात करती हूँ तो ये जो आपका अथीरोस्क्लेरोसिस होता है ना, इसमें आपका अथीरियोलिटिक क्या बन जाता है, प्लेग। ये जो प्लेग बनता है, ये किसका प्लेग बनता है, ये आपका फैट का प्लेग बनता है। और ये जो फैट का प्लेग बनता है, या जिसको आप लिपिड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस लिपिड में आपकी 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका कोलेस्ट्रॉल, एक तो होगा आपका कोलेस्ट्रॉल, एक होता है आपका लिपिड, और तीसरा होता है आपका कैल्शियम। तो अगर मान लो ये आर्टरी है, और इस आर्टरी के ल्यूमन में कोई भी ये 3 चीज अगर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई, ये हो सकता है कोलेस्ट्रॉल हो, ये हो सकता है लिपिड हो, ये हो सकता है कि यहाँ पे कैल्शियम हो। तो इन तीनों चीजों में से अगर एक भी चीज आपकी आर्टरी के अंदर, आपकी आर्टरी के ल्यूमन के अंदर अगर एक्यूमुलेट हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस। तो देखिए यहाँ पे जो अगर मान लो यहाँ पे कोई प्लेग बन गया, यहाँ पे अगर कोई प्लेग बन गया, तो ये जो ब्लड फ्लो चल रहा था ना, अब वो ब्लड फ्लो जो है, मान लो इस सेल को जो है, ये कार्डियक सेल है, इसको ये ब्लड सप्लाई करनी थी, लेकिन जितना इसको ब्लड सप्लाई पहले हो रही थी, अब उतना ब्लड सप्लाई यहाँ पे, गुड इवनिंग बेटा, अब उतनी ब्लड सप्लाई यहाँ पे नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इस सेल के अंदर क्या हो जाएगा, इस्चेमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस सेल के अंदर इस्चेमिया हो जाएगा। तो हमारी जो सबसे पहली जो डिजीज आती है वो आती है हमारी अथीरोस्क्लेरोसिस की। अगर ये कंडीशन परमानेंट रही, क्योंकि हर सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, ग्लूकोज चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो अगर किसी वजह से यहाँ प्लेग बन जाता है, फैट का प्लेग बन गया, लिपिड अगर जो है एक्यूमुलेट हो गया, मान लो मैं बहुत ज़्यादा फैट खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से यहाँ से इस क्या हो जाएगा, ये जो आर्टरी है, इस आर्टरी का ल्यूमन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लड फ्लो चल रहा था, सेल को जितना अमाउंट ऑफ ब्लड मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, और इस सेल में क्या हो जाएगा, इस कार्डियक सेल में हो जाएगा इस्चेमिया। और मोस्ट ऑफली आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी आपकी सेल में होता है, ये आपकी जो आपकी मायोकार्डियम होती है, ठीक है, हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है, उस मायोकार्डियम लेयर की सेल के अंदर क्या हो जाता है, इस्चेमिया हो जाता है। यहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन अगर यही इस्चेमिया आपका लॉन्ग टर्म तक रहा, नहीं उसको ट्रीट किया गया अथीरोस्क्लेरोसिस को, पेन, चेस्ट पेन इसमें भी होगा, चेस्ट पेन इसमें भी होगा, चेस्ट पेन इसमें भी होगा, तीनों में चेस्ट पेन होता है। लेकिन डिफरेंस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अथीरोस्क्लेरोसिस में पेन जब होगा, जब आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, उस टाइम पे अगर चेस्ट पेन हो रहा है, तब हम मानेंगे कि ये अथीरोस्क्लेरोसिस का पेन है। अब है हमारा एंजाइना। एंजाइना में क्या होगा, अगर लॉन्ग टर्म तक अगर ऐसा रहा, इस्चेमिया चलता रहा, तो वहां पे जाके वो कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी एंजाइना में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर एंजाइना को भी यहाँ पे ट्रीट नहीं किया गया, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इस सेल का नेक्रोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस सेल का नेक्रोसिस हो जाएगा, और यहाँ के जो टिश्यू थे ना, उनकी डेथ हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज इन्फारेक्शन। क्या हो जाएगा, इन्फारेक्शन, है ना। और अगर मायोकार्डियल इन्फारेक्शन हो गया तो आगे जाके क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर। तो ये हमारी इस्चेमिक हार्ट डिजीज है, जिसके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास इमेज है किसकी, अथीरोस्क्लेरोसिस की।
किसकी इमेज दिखा रखी है ये मैंने, अथीरोस्क्लेरोसिस की। ये देखो ये आपकी नॉर्मल आर्टरी है और इस आर्टरी का ल्यूमन देखो कितना बड़ा है, यहाँ पे आराम से ब्लड फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका कोई ना कोई जो है प्लेग, ये फैट का भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का भी हो सकता है और आपका कैल्शियम का भी डिपोजिशन हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से अगर यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है तो यहाँ पे जो है ल्यूमन, यहाँ पे जो आर्टरी का ल्यूमन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है अथीरोस्क्लेरोसिस का कंडीशन होती है, ठीक है। अथीरोस्क्लेरोसिस में आपको जो 2-3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि क्या-क्या कंडीशन अगर अराइज़ होंगी तो यहाँ पे हमारा अथीरोस्क्लेरोसिस का होगा, ठीक है। तो सबको पता है यहाँ पे फिजिकल पेन होता है, ठीक है। सबको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेस्ट पेन होता है अथीरोस्क्लेरोसिस के अंदर, ठीक है। एक्सर्शनल होता है, एक्सरसाइज करेंगे तभी होता है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, डिफरेंस बिटवीन अथीरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अथीरोस्क्लेरोसिस में जो है यहाँ पे क्या होगा, फैट का डिपोजिशन होगा, ठीक है। एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में जो है आपका क्या होता है, आपके आर्टरी के अंदर जो है डिपोजिशन होता है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दोनों ही हमारे क्या होते हैं, आर्टेरियल डिजीज यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या करवाएंगे, यहाँ पे हम लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे, पेशेंट में ईसीजी यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ईसीजी करवाएंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा, कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि कंफर्मेटरी कौन होगा, तो कंफर्मेटरी आपका कार्डियक कैथेटराइजेशन होता है। तीसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम ट्रेडमिल टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट। और इस ट्रेडमिल टेस्ट को हम बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। क्या करवा के देखते हैं, ये जो हमारा ट्रेडमिल होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका क्या है ये आपका क्या है, ट्रेडमिल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करके अथीरोस्क्लेरोसिस वाले पेशेंट को हम क्या करवा के रखेंगे, यहाँ पे एक मशीन होती है, उससे हम ये सारे के सारे इलेक्ट्रोड अटैच कर देते हैं और हमारी यहाँ पे क्या आती रहती है, हार्ट रेट आती रहती है। तो हम इस पे क्या करवाते हैं, ट्रेडमिल करवाते हैं। अगर जो है जो पेशेंट है, अगर उसमें कोई ना कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे उसको क्या हो जाएगा, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ट्रेडमिल है। ये जो है, ये वाला जो हमने किया है, हमने ये कैथेटर को एंट्रेंस किया है। मोस्ट प्रेफर हम कौन सी आर्टरी करते हैं, यहाँ पे फीमोरल आर्टरी करते हैं, ठीक है। तो फीमोरल आर्टरी से हमने एक कैथेटर को इंसर्ट किया हार्ट में, यानी कि कोरोनरी आर्टरीज के अंदर डाला, और ये आपकी कोरोनरी आर्टरीज है। मोस्ट कॉमनली जो आपकी अथीरोस्क्लेरोसिस होता है, किसमें होता है, वो आपका कोरोनरी आर्टरीज में होता है। और अगर मोस्ट कॉमनली आपसे एमआई का पूछता है तो आपकी लाड़ा आर्टरी होती है, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली हमारा यहाँ पे ब्लॉकेज जो है वो देखी जाती है। तो हम कार्डियक कैथेटराइजेशन से 2 चीज़ें कर सकते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन से हम यहाँ पे डायग्नोस भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में हम जो ये प्लेग बना हुआ है ना, उसको रिमूव कर देते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ों यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों का हमारा यहाँ पे ध्यान रखना कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडमिल हो गया हमारा, एक हमारी होल्टर मॉनिटरिंग भी होती है। ये वाला जो टेस्ट होता है इसको हम बोलते हैं होल्टर मॉनिटरिंग। तो अथीरोस्क्लेरोसिस वाले पर्सन के अंदर हम अगर होल्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो कितनी देर के लिए करते हैं, फॉर 24 आवर्स। कितनी देर के लिए करते हैं, ओनली फॉर 24 आवर्स। यहाँ पे हम एक ये होल्टर मॉनिटर लगा देते हैं और ईसीजी इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये होल्टर मॉनिटरिंग 24 घंटे के लिए पेशेंट की क्या करता है, रिकॉर्ड यहाँ पे हार्ट रेट, हार्ट बीट और वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे वो रिकॉर्ड करता रहता है। इसको हम बोलते हैं होल्टर मॉनिटरिंग। कि अगर हमें इसका ट्रीटमेंट करना है तो मोस्ट कॉमनली जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, हम इसमें कौन सी ड्रग देते हैं, दैट इज HMG कोड रिडक्टेज इनहिबिटर। कौन सी देते हैं, HMG कोड रिडक्टेज इनहिबिटर। ये आपका क्या करता है, ये आपका कौन सी ड्रग होती है, ये आपका इनहिबिट करता है किसको, आपके किसको करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। तो आपका जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है इसको ये डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और जो हमारी कौन कौन सी मेडिसिन आती है जिसमें हमारी जितनी भी हमारी स्टैटिन होती है ना, जितनी भी हमारी स्टैटिन ड्रग होती है, स्टैटिन में जैसे कि आपका रोजुवा स्टैटिन है, रोजुवा स्टैटिन है, और आपका अटोरवा स्टैटिन है। कौन सा है, अटोरवा स्टैटिन है। तो ये आपकी जो है HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर, ये क्या करती है, आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कम करता है। और अगर मैं किसकी बात करती हूँ, LDL की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये जो आपका LDL होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है, ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये क्या करता है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये आपका कहाँ से उठाता है, ये आपका लीवर से कोलेस्ट्रॉल उठा के और कहाँ पे डाल देता है, टिश्यूज में डाल देता है और आपके ब्लड में डाल देता है।
तो इसकी वजह से क्या होता रहेगा, हाइपरलिपिडीमिया होता रहेगा। तो मोस्ट कॉमन जो कारण होता है इसका एथेरोस्क्लेरोसिस का, दैट इज नोन एज हाइपरलिपिडीमिया। क्या होता है, हाइपरलिपिडीमिया। बाकी पीटीसीए करवा सकते हैं, स्टंट डलवा सकते हैं, सीएबीजी करवा सकते हैं, ये सारे के सारे जो है टेस्ट हम यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस में ये सारे के सारे यहाँ पे डायग्नोसिस हो सकते हैं। मैंने को बोला था, मान लो ये सेल है, ये क्या है, सेल है। एक क्या मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी होता है, यानी कि सेल के अंदर भी फ्लूइड होता है, सेल के बाहर भी फ्लूइड होता है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर भी फ्लूइड होता है यहाँ पे, ब्लड वेसल्स के अंदर भी यहाँ पे, जिसको आप इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड बोलते हो। तो पानी तो हर जगह है, लेकिन ये पानी इतना नॉर्मल पानी होता है कि ये कोई जो है प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे नहीं करता है, ठीक है। तो अगर किसी वजह से, अगर किसी भी कारण से यहाँ से मान लो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, अगर ये जो ब्लड वेसल्स है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, इसमें भी नॉर्मल पानी है, बाहर भी, यहाँ पे भी आपका नॉर्मल पानी है, ठीक है। यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर भी आपका फ्लूइड है, यहाँ पे सारे तरफ क्या है, यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है। अब मैं बोल रही हूँ, देखिए ये आपकी ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर हमारी क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारी यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपकी एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट है। अब अगर होता क्या है, नॉर्मली मैंने बोला कि यहाँ पे प्लाज्मा होता है साइडों में, है ना। तो इस प्लाज्मा के अंदर हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो इस प्लाज्मा को या आपकी आरबीसी को बाहर नहीं जाने देती। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि अगर किसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, अब फ्लूइड तो यहाँ से अंदर से बाहर भी जाएगा और फ्लूइड आपका बाहर से अंदर भी जाएगा, दोनों कंडीशन होती है। लेकिन अगर किसी वजह से ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं यहाँ पे स्पेस बन जाए, किसी वजह से ये डैमेज हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको हम, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, ठीक है। तो अगर किसी वजह से यहाँ पे इंक्रीज हो जाए कैपिलरी की ये परमिएबिलिटी, ये जो बाहर से अंदर जाना और अंदर से बाहर जाने वाला काम था ये बढ़ जाए, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। तो अगर इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी हुई तो यहाँ से जो आपका फ्लूइड है, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो कहाँ आ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा। और जब भी आपके एक्स्ट्रा वेस्कुलर, ये जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस था, जब भी यहाँ पे फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाए, जब भी यहाँ पे फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाए एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अडीमा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अडीमा बोलते हैं। तो एक कंडीशन तो हो गई ये कि कैपिलरी परमिएबिलिटी यहाँ पे जो है बढ़ गई है। दूसरी मैं बोलूँ कि यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि जब भी आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, पानी हमेशा सेल के यहाँ जहाँ भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा, पानी किस तरफ जाएगा, बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा। और जब भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो हमेशा क्या होगा, बाहर से पानी कहाँ पे जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या अराइज हुई, दूसरी कंडीशन आपके अंदर ये राइज हो गई इसके अंदर कि यहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, तो भी क्या होगा, यहाँ पे अडीमा होगा। क्या होगा, थैंक यू सो मच सोनम, तो भी यहाँ पे अडीमा होगा। तीसरी कंडीशन मैं कह रही हूँ कि अगर यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाए, बाहर का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाए तो भी ये क्या करेगा, सेल से बाहर पानी निकाल लेगा या ब्लड वेसल से बाहर पानी निकाल लेगा। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे अडीमा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये कॉर्नरी आर्टरी का बताया था कि एक तो ये वाली निकलेगी और एक ये वाली निकलेगी, ठीक है, राइट और लेफ्ट। फिर ये जो लेफ्ट वाली है, एक तो आपकी घूम के किसकी तरफ चली जाएगी, आपकी लेफ्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ वेंट्रिकल को, एक आपकी यहाँ पे घूम के सर्कमफ्लेक्स बन जाती है ना। तो ये दोनों के दोनों आपको याद है ना, ये आपकी सर्कमफ्लेक्स है। अब इस तरफ आपकी जो है ये राइट वाली है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पोस्टीरियर सरफेस को चली जाती है, यहाँ पे हमने ये बात की थी। और जो ये ऊपर वाली आर्टरी थी, ये आपकी मार्जिनल आर्टरी थी जो आपके राइट एट्रियम को चली जाती थी, तो इसने किया राइट एट्रियम को। अब इंपॉर्टेंट हमारी कौन सी आर्टरी है, इंपॉर्टेंट हमारी कौन सी आर्टरी है, यहाँ पे ये वाली आर्टरी है लाड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाड़ा, क्या बोलते हैं, लाड़ा, ठीक है। तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और इसी का नाम हमारा होता है विडो मेकर आर्टरी। कौन सी आर्टरी होता है, विडो मेकर आर्टरी। तो अगर किसी वजह से इस आर्टरी के अंदर कंप्लीट ब्लॉकेज हो गई, ठीक है, कंप्लीट ब्लॉकेज हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन, यहाँ पे जिसको सप्लाई कर रही है, ये जिस भी मसल्स को सप्लाई कर रही है, मान लो ये मायोकार्डियम को सप्लाई कर रही है, किसको, मायोकार्डियम को। तो यहाँ पे इस मायोकार्डियम के अंदर यहाँ पे ब्लड जो है यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, जो इसकी डिमांड थी वो बढ़ जाएगी और यहाँ पे सप्लाई हो गई है कम। तो
डिमांड ज़्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या हो गई है, डिमांड तो हो गई है इंक्रीज किसकी, ऑक्सीजन की, और सप्लाई हो गई है यहाँ पे कम, सप्लाई क्या हो गई है यहाँ पे, डिक्रीज। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, उस मायोकार्डियम के अंदर क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन हो जाएगा। तो जो मोस्ट कॉमन आपका मायोकार्डियल की कॉम्प्लिकेशन होती है वो कौन सी होती है, आपकी अरिथमिया होती है। ठीक है, देखिए हार्ट की सबको पता है, हार्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, पंपिंग ऑफ ब्लड की। क्या होती है, पंपिंग ऑफ ब्लड की। हार्ट पंप करके ब्लड को क्या करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो अगर किसी वजह से ऐसा हो गया कि हार्ट क्या हो जाए, हार्ट अनेबल टू पंप हो जाए, ठीक है, हार्ट क्या हो जाए, अनेबल टू पंप, पंप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा था वो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट अब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट में आने वाला जो ब्लड है, मान लो यहाँ से आपका क्या चल रहा है, यहाँ से आपका कौन सा ब्लड आता है, यहाँ से ये आता है आपका पेरिफ्री से। ये कहाँ से आता है, पेरिफ्री से। तो अगर हार्ट पंप नहीं कर रहा है तो आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड जो है इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, वीनस कंजेशन। तो अगर ऐसा हुआ, हार्ट क्या हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, तो ऐसा होगा कि आपकी पूरी बॉडी में जो है ब्लड वो रुक जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, खड़ा रहेगा, है ना, जैसे चलती हुई नदी रुक जाए तो उसको हम बोलते हैं कंजेशन। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, कंजेशन होगा, और इसी कंजेशन की वजह से जो यहाँ का ब्लड है वो धीरे धीरे लीक होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, लीक होना शुरू हो जाएगा, और आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, अडीमा देखने के लिए मिलेगा। जब भी आपकी पूरी बॉडी में अडीमा होता है तो उसको हम बोलते हैं जनरलाइज अडीमा, और उसी का नाम होता है, जनरलाइज अडीमा का नाम होता है एनासार्का। क्या होता है, एनासार्का। तो आपकी अगर आपकी पूरी बॉडी में अडीमा हो गया है, जिसको आप जनरलाइज अडीमा बोलते हो, तो उसको हम बोल सकते हैं एनासार्का भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये आपको जो मशीन दिख रही है यहाँ पे, ये है आपकी फोनोकार्डियोग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है, ये एक मशीन है जिसको हमने बोला फोनोकार्डियोग्राफ। तो ये भी हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ में बनाएगा लेकिन साउंड को। ठीक है, जैसे जैसे हमारी हार्ट की साउंड होती है, जो मान लो बहुत सारी एबनॉर्मल साउंड होती है हार्ट की, जैसे कि नॉर्मल है, आयोटिक स्टेनोसिस की साउंड आएगी, मिट्रल रिगर्जिटेशन की है, आयोटिक रिगर्जिटेशन की है, मिट्रल स्टेनोसिस की है, पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस की है। तो बहुत सारी एबनॉर्मल साउंड होती है हमारे हार्ट में। तो इन हार्ट को या मरमर साउंड को जो रिकॉर्ड करने का काम करता है वो हमारा फोनोकार्डियोग्राफ करता है, और ये भी हमारा किसमें रिकॉर्ड करेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ही करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ठीक है, और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट कर देना, और प्लीज़ क्लास को सर्कुलेट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, बार बार आपसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है।